हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर जो कि सेक्शन 1 और 2 है, इसको पहले कवर कर चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 यानी ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 7 सेक्शन है, जो कि सेक्शन 3 से लेके 9 तक में डिफाइन किए गए हैं। इसको पढ़ेंगे, चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्लो चार्ट के मदद से देखते हैं कि इस टोटल 3 से लेकर 9 सेक्शन तक क्या डिफाइन किया गया, क्या चीज़ के बारे में बता रहा है। तो जैसा कि हम लोग प्रपोजल इसको 2A में पढ़े थे, जिसको हम लोग ऑफर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या ना करने के लिए कुछ कहता है, तो वो एक तरह का ऑफर हुआ या प्रपोजल हुआ। व्हेन ए पर्सन विल सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग एब्सटेंस टू अ व्यू टू ऑब्टेन हिज एसेंट, ठीक है, इट इज सेड टू बी प्रपोजल और ऑफर, ठीक है। तो प्रपोजल जो है इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, जो कि सेक्शन 3 हमारा डिफाइन करता है, यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल रीड विथ सेक्शन 4 हम लोग पढ़ते हैं, यानी कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल रीड विथ सेक्शन 7 करते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन मतलब क्या होता है, वापस लेना, ठीक है, खत्म करना, रिवोक करना। तो इसको भी हम लोग 2 सेक्शन और इसमें फर्दर एडेड है, जिसको हम लोग रीड विथ 5 एंड 6 के साथ करते हैं, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। और रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, वो सेक्शन 6 में बताया गया है। तो ये था 2A में प्रपोजल को हम लोग पढ़े, उसको 3 भाग में विभाजित किया गया, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो कि सेक्शन 3 में है। इसको रीड विथ सेक्शन 4 यानी कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 5, रिवोकेशन हाउ मेड सेक्शन 6। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस को हम लोग कब 100% कंप्लीट मानेंगे, इसको सेक्शन 7 में बताया गया है, ठीक है, जिसको भी 2 भाग में विभाजित करके हम लोग पढ़ेंगे। यानी सेक्शन 8 में बताया गया है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और दूसरा रिसीविंग कंसिडरेशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि दशरथ जी ने एक ऑफर निकाला, प्रपोजल निकाला कि जो कोई भी शिव धनुष को तोड़ेगा, ठीक है, वो सीता जी से शादी करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था शादी के लिए, ऑफर का उनका कंडीशन क्या था, शिव धनुष को तोड़ना। तो राम जी ने उस कंडीशन को फुलफिल किया, उनका शिव धनुष को तोड़ा और उनसे शादी कर लिया। तो इसको क्या हुआ, ये मतलब कि वो शिव धनुष तोड़े, उनका कंडीशन को फुलफिल किए, मतलब क्या हुआ कि वो सीता जी से शादी करना चाहते हैं और उन्होंने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, की कंडीशन को फुलफिल करने से हम लोग को मालूम चलता है कि वो हम लोग कोई भी ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिसीविंग कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने रात में अपने दोस्त से बोला कि भाई मुझे पैसों का काम है, मैं 30,000 में अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं बोला, अगले दिन सुबह में 30,000 रुपये मेरे घर पे आ गए, ठीक है। तो मैं क्या समझूंगा कि उसने कंसिडरेशन के थ्रू मुझे अपना एक्सेप्टेंस बताया कि हाँ मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ कि रिसीविंग कंसिडरेशन, मुझे कंसिडरेशन मिल गया, यानी मुझे मालूम चल गया कि वो मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसको हम लोग डिटेल वाइज में सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 3 में जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन प्रपोजल के बारे में बताया गया है। तो ये कब हो सकता है, बोल रहा है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग। यानी ये तीनों चीज, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, किसी भी पार्टी के एक्ट या ओमिशन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 4 में बोल रहा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं एक राम है, ठीक है, एक अंजलि है, ठीक है, और एक
साक्षी है। ठीक है, तो राम जो है साक्षी से प्यार करता है। ठीक है, ये बात उसने अंजलि को बोला। अब अंजलि जब तक साक्षी के पास, ठीक है, ये चीज नहीं बताती कि राम प्यार करता है, तब तक ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। जैसे ही साक्षी को मालूम चल जाएगा कि राम प्यार करता है तो ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। अब इसको लैंग्वेज में पढ़ता है बेयर एक्ट के कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कम्युनिकेशन प्रपोजल जब जिस व्यक्ति के लिए दिया गया है जब उसके नॉलेज में आ जाता है तब कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी बोल दिया है। रिवोकेशन मतलब वापस करना या खत्म करना या विपरीत करना। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस यानी प्रपोजल यानी प्रपोजर, ठीक है, जो प्रपोजल ला रहा है, ऑफर ला रहा है, वो कब रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है अपने प्रपोजल को, या एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर है वो कब अपना एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। ठीक है, अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज का अपना लैपटॉप बेचने का बात रखा, ठीक है, कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं बेच सकता इसको। तो मैं क्या हुआ कि अपने शब्द को वापस तब ले सकता हूं जब तक ये किसी के पास पूरा नहीं हुआ, कोई इसको एक्सेप्ट ना कर लिया हो। उसी तरह जो एक्सेप्टर है वो भी जब तक प्रपोजल के पास ये बात नहीं चल जाता कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तब तक वो रिवोक कर सकता है, उस टाइम पीरियड तक वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, प्रपोजल में रिवोक बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इट कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, और एक्सेप्टेंस कब हो सकता रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है। अब एक केस लॉज है, इसमें केस लॉ का नाम है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। ये 4 नाम नहीं है, एक ही का नाम है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि द प्लेंटिफ यानी पीड़ित का पक्षकार ऑफर्ड ऑन फोन फ्रॉम अहमदाबाद टू डिफेंडेंट एट खामगांव and the defendant accepted the offer. The acceptance was heard received at Ahmedabad, hence Ahmedabad was held to be the place of contract. For example, मैं पटना से मैंने एक ऑफर दिया धनबाद, ठीक है, अब धनबाद में वो ऑफर को एक्सेप्ट किया और मुझे कहाँ पे सुनाई दिया, फोन पे मैंने एक ऑफर दिया और उसने फोन पे धनबाद से एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट किया, ये बात मुझे पटना पे सुनाई दिया। ठीक है, उसका जो एक्सेप्टेंस था मुझे पटना में सुनाई दिया, तो जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसने एक ऑफर फोन पे अहमदाबाद से डिफेंडेंट को जो कि खामगांव में रहता था उसको दिया और डिफेंडेंट खामगांव से उसको एक्सेप्ट किया, जो कि प्लेंटिफ को अहमदाबाद पे उसके फोन पे सुनाई दिया कि हाँ मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ, तो जो अहमदाबाद है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। अब देखिए सेक्शन 6 में क्या है, रिवोकेशन हाउ मेड। ठीक है, रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है। अब प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस भेज के हम अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑफर दिया, बोला कि 24 घंटे में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे का समय है, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो ये खत्म। ठीक है, तो लैप्स ऑफ टाइम के कारण भी हो सकता है। तीसरा फेलियर ऑफ ये कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रपोजल का कंडीशन था अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो भी रिवोक हो सकता है। और दूसरा डेथ और इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, या तो मर गया या फिर पागल हो गया तो फिर प्रपोजल काहे का भाई। ठीक है, तो ये क्या चीज से हम लोग कर सकते हैं, रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं, एक तो नोटिस के थ्रू, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, यानी समय कम होने के कारण जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डिफाइन किए थे कि 12 घंटे में या 24 घंटे में तुमको एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तीसरा फेलियर ऑफ कंडीशन, अगर हम लोग कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं उस प्रपोजल से रिलेटेड तो वो नहीं पूरा हो पाएगा प्रपोजल। और दूसरा डेथ एंड इंसेंटिव, यानी पागल हो गया तो भी प्रपोजल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि
टाइम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता है, ठीक है, जब कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता कि 24 घंटा में प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो इस तरह का टाइम अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो कोर्ट जो है रीजनेबल टाइम मानता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। ठीक है, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक रीजनेबल टाइम को माने, जो कि रीजनेबल टाइम को माने केस से केस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। ठीक, अब क्या है, एक और क्वेश्चन बनता है कि डेथ और इंसेंटिव जो ऑफ प्रपोजर, इसमें क्या होगा जब वो व्यक्ति मर गया या फिर पागल हो गया, ये कब मेरा खत्म होगा, रिवोक किया जा सकेगा? ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि जब तक, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को का ऑफर दिया कि मैं 25 बोरा सीमेंट बेचने वाला हूं, ठीक है, और जो एक्सेप्टर था उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद डेथ कर गया, तो ये रिवोकेशन नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है, मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले डेथ कर गया या पागल हो गया, तब ये रिवोक हो सकेगा। बाय द डेथ और इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेंटिव केम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिफोर और द ये एक्सेप्टेंस अगर उसका डेथ या पागलपन हो जाता है तब ये रिवोक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अगर डेथ और ये क्या बोलते हैं पागल होता है तो वो फिर रिवोक नहीं होगा। सेक्शन 7 को देखते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, कोई भी प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 2B में एवरी प्रपोजल और एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। ठीक है, तो कोई भी प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए जो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अब सेक्शन 8 में क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, यानी जो उसमें कंडीशन दिया गया है, पहले बता चुके हैं इसको कि जो उसमें कंडीशन दिया गया है, सीताराम जी वाला एग्जाम्पल बताए थे, धनुष वाला, याद रखना है कि उसका जो कंडीशन है अगर फुलफिल हो जाता है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस हुआ। या रिसीविंग कंसिडरेशन, मेरा दोस्त हमको पहले ही 30,000 भेज दिया लैपटॉप के लिए बिना कुछ बोले, तो मैंने उसको कंसिडरेशन के थ्रू मैं समझ गया कि वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो याद है ये, इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है सेक्शन 8 में कि एक्सेप्टेंस है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, यानी जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए या फिर हम लोग को कोई कंसिडरेशन मिला हो। अब सेक्शन 9 चैप्टर 1 का आखिरी सेक्शन, ये क्या बात करता है? प्रॉमिस का। प्रॉमिस कहां पे डिफाइन है? 2B में क्या कहता है? एवरी प्रपोजल और एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है? ये दो तरह से हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस यानी रिटन या ओरल फॉर्म में हो सकता है, और इंप्लाइड यानी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी जेस्चर से। ठीक है, कि हाँ आंख से ऐसे कर दिए पंकज त्रिपाठी जैसे, तो हाँ ठीक है हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिटन या ओरल हो सकता है कि हाँ चलिए हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका ये एक्सेप्ट किया, इस पे काम करेंगे, तो रिटन या ओरल हो सकता है, या इम्प्लाइड यानी कंडक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू हो सकता है। तो आज हम लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 1 को कंप्लीट किए। ठीक है, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आगे वीडियोस बनाने के लिए हमको हौसला मिले। थैंक यू एवरीवन।